नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9th विज्ञान, जिसमें जो अध्याय है 5, इसमें जो है चैप्टर का नाम जीवन की मौलिक इकाई। तो एनसीईआरटी पुस्तक के अध्याय जीवन की मौलिक इकाई में दिए गए सभी प्रश्नों का हल जानेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना कीजिए। तो यहाँ पर जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पहला अंतर है कि प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर जो है दूसरा अंतर कि जंतु कोशिका की तुलना में बड़ी होती है, यानी यह पादप कोशिका होती है, यह जंतु कोशिका से बड़ी होती है, और पादप कोशिका की तुलना में छोटी होती है, यानी यह जो जंतु कोशिका है वह पादप कोशिका से छोटी होती है। तीसरा अंतर है कि आकार प्रायः सामान्य होते हैं, यानी पादप कोशिका के आकार सामान्य होते हैं और जंतु कोशिका के आकार प्रायः असामान्य होते हैं। चौथा अंतर है यानी पादप कोशिका रसधानी बहुत बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रसधानी बहुत छोटी होती है। पांचवा अंतर है कि पादप कोशिका में तारक काय और तारक केंद्र नहीं होता है और जंतु कोशिका में तारक काय और तारक केंद्र होता है। फिर जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा इसमें यह कह रहा है कि यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। प्लाज्मा झिल्ली एक प्रकार का कोशिका का एक आवरण होता है जिसको चारों तरफ से बांधे रखता है। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे कि यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए, तो अगर प्लाज्मा झिल्ली फट जाती है तो कोशिका से सारे महत्वपूर्ण पदार्थ बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वही यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो एक आवरण के रूप में चारों तरफ से घेरे रखती है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। दूसरा जो है कोशिका द्रव्य तथा बाह्य पर्यावरण में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तीसरा कि कोशिका अपने सामान्य आकार में नहीं रहेगी, क्योंकि यही जो होता है प्लाज्मा झिल्ली ही इसको एक ढांचा यानी बनाए रखता है एक आवरण के रूप में। तीसरा प्रश्न, यदि गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। जैसे कोशिका में गाल्जी होता है, गाल्जी का अगर यह उपकरण न हो तब क्या होगा। तो गाल्जी उपकरण न होने से कोशिका के जीवन में निम्न प्रभाव होंगे, यानी लाइसोसोम का निर्माण नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह गाल्जी उपकरण ही बनाता है। दूसरा, सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर नहीं बन सकेगी। और तीसरा कि संश्लेषित प्रोटीन गाल्जी उपकरण में पैक नहीं हो सकेगी और इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं भेजा जा सकेगा। चौथा प्रश्न है कोशिका का कौन सा अंगक ऊर्जा गृह है और क्यों। तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह अंग होता है उसे माइटोकांड्रिया कहते हैं। माइटोकांड्रिया में ही हम लोगों की ऊर्जा संचित होती है एटीपी के रूप में। तो इसका आंसर लिखना हो तो इस प्रकार लिखेंगे कि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकांड्रिया एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने के लिए तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है, इसीलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अब अगला प्रश्न है पांचवा। तो पांचवा में कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो वसा अथवा लिपिड का संश्लेषण चिकनी अंतः
प्रद्रव्य जलिका में होता है। और फिर उसके बाद ये प्रोटीन जो है, तो प्रोटीन का संश्लेषण खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका में लगे राइबोसोम में होता है। 8वां प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो यहाँ पर यह बता दें, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। तो यह जो है अपना भोजन उस पदार्थों से भोजन पर चिपक कर उसे चारों ओर से अंतःग्रहण करके प्राप्त करता है। तो इसका लिखना हो आंसर, तो कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अब 7वां प्रश्न है, परासरण क्या होता है? तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जैसे एक पार से दूसरे पार चला जाए, तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। परासरण की क्रिया के दौरान जल के अणु यानी विलायक प्लाज्मा झिल्ली के दोनों ओर आने जाने के लिए मुक्त होते हैं।